तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पहले हम जानें कि राष्ट्रवाद है क्या और फिर उसका उदय का क्या क्या कारण है। उदय मतलब वो उसका उत्पत्ति है ना, राइज करना, कैसे राइज किया। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक देश है। जैसे इस प्रकार से भारत का मैप मान लीजिए इस प्रकार से कुछ है। तो इस देश के अंतर्गत जो भी लोग रहते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ देशद्रोही भी होते हैं, लेकिन मोस्टली देशभक्ति होते हैं। उनका चाहता है, वो हर कोई चाहता है कि हमारा देश जो है उन्नति करे, पूरे विश्व में अव्वल रहे, यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिले और हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप में जो है आगे रहें। ये कॉमन थॉट होता है लोगों का, है कि नहीं। तो भारत का भी ऐसा है। लेकिन अब हम बात करें कि भारत में राष्ट्रवाद का जो है उदय होने से पहले क्या राष्ट्रवाद नहीं था। देखिए, भारत जो है, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इससे पहले देखिए भारत का बंटवारा यहाँ पे पाकिस्तान था, है कि नहीं। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। यहाँ पे बांग्लादेश है जो आज़ादी के समय जो है ये भारत से अलग हुआ है। इसके पहले अफ़गानिस्तान था, वो भी भारत का हिस्सा था। उसके पहले फिर ईरान था, वो भी भारत का हिस्सा था। तो एक जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, जैसे मौर्य काल की, तो भारत का एरिया बहुत बड़ा था, है कि नहीं। और वो सब जो है धीरे धीरे क्या होता गया, खंडित होता गया। और उसी एक तरह से विखंडन का ही स्वरूप था कि जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो कई छोटे छोटे जो है यहाँ पे क्या थे, राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे या फिर रियासत थे। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 562 रियासत थे भारत में, है ना, छोटे बड़े मिला करके। तो इस प्रकार से हमारा देश जो है छोटे छोटे रियासतों में क्या था, बटा हुआ था। जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो उसमें भारत जो था छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। हमारे देश के कई महान नेता हुए जो इन रियासतों को एक करने का काम किए, जोड़ने का काम किए। और वो क्यों जुटे, इसी को हमें समझना है कि आखिर कौन सा कोई हित था एक दूसरे को, है कि नहीं, जो भी था। तो उस कारण जो है एक मंच पे आए और लगा कि नहीं, भारत को जो है एक करना है। तो सारे कारण पर हम चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि अगर कोई पूछे कि राष्ट्रवाद है क्या, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले, है कि नहीं, भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है कि नहीं। ये सब चीज़ों से जो है संबंधित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिए जो व्यवस्थाएं लागू की, भारतीयों ने उसी पर अनुक्रिया कर, यानी प्रतिक्रिया कर सकते हैं या अनुक्रिया कर राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने रेल का विकास किया। रेल का विकास उसने क्यों किया, वो जो है सामान ढोने के लिए किया कि जो है यहाँ से सामान, भारत के विभिन्न जगहों से सामान को वो ले जाता था बंदरगाहों पर, और फिर वहाँ से सामान ले जाता था कहाँ, वो अपना देश इंग्लैंड ले जाता था। वहाँ से जो है यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और वहाँ से ऐसे बना हुआ पक्का माल, है कि नहीं, से कपड़ा वगैरह जो है, तैयार कपड़ा, वो फिर लाता था और रेल के माध्यम से फिर वो भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में पहुंचाता था और अपना माल बेचता था। तो उसने रेल का विकास किया वो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसका एक तरह से कह सकते हैं कि अनुक्रिया हुआ कि लोगों का कनेक्शन बढ़ा। जैसे मान लो कोई तमिलनाडु का आदमी है, यहाँ कोई तमिलनाडु का आदमी है, यहाँ कोई बिहार का आदमी है, तो ये दोनों में कनेक्शन बहुत ईजिली हो पाया रेल के माध्यम से। या कोई दिल्ली में यहाँ पे आदमी है या कोई बिहार में आदमी है, तो बिहार और दिल्ली के बीच कनेक्शन क्या हो गया, थोड़ा ईजी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, है कि नहीं, ऐसा मानना है। तो चलिए हम पॉइंट पे चलते हैं कि भारत में जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो पहला है ब्रिटिश आधिपत्य। ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक और शोषणकारी नीतियाँ, यानी कि यहाँ के लोगों को ये लगता था कि हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, एक ब्रिटेन का आदमी कर रहा है, एक अंग्रेज कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए था, हमारा शोषण कर रहा है। हम इससे क्या थोड़ी कुछ कर रहे हैं। इसे मान लिया जाए कि कोई आदमी आए और आपके यहाँ से कोई सामान चुरा के ले जाए, ज़बरदस्ती लेके चला जाए, और आपको हिम्मत नहीं है कि उसे के यहाँ से आप सामान ला सकें, आपको उतना ताकत नहीं है, तो आपको लगेगा ना कि मेरे साथ गलत कर रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ था, अंग्रेज़ जो है यहाँ एक तरह से अपने ताकत के दम पर
भारत से जो एक तरह से जो यहाँ का उत्पादन था, यहाँ का जो एक्टिविटी था, व्यापार था, सबको कंट्रोल किए हुए था और यहाँ से एक तरह से लूट मचा रखा था, है कि नहीं। तो ये लोगों को जो भारत के लोग थे उनको लगा कि जो है ये विदेशी शासन है, इसको विदेशी आधिपत्य का शासन, वही आधिपत्य का मतलब विदेशी शासन, है कि नहीं, है, और ये हमारा शोषण कर रहा है। तो इससे लोगों में लगा कि नहीं इसको भगाना चाहिए, है कि नहीं। तो इससे जो हुआ कि जितने भी भारत के लोग थे उन लोगों को लगा कि इसको भगाओ। तो एक सामान्य अवधारणा बना, हर लोगों में एक तरह का अवधारणा बनाई, है कि नहीं। आधुनिक शिक्षा, देखिए आधुनिक शिक्षा का क्या रोल था। जैसे पहले जो है, पहले का शिक्षा जैसे देश के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में सहायक हुआ, है कि नहीं। सभी की समस्याएं एक जैसी थी और समाधान भी एक ही था। अब देखिए, इसे मान लिया जाए कि ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पे एक तमिलनाडु है, तो ई पढ़ रहा था तमिल भाषा में, है कि नहीं। यहाँ पे मान लो उड़ीसा है, तो ये उड़िया भाषा में पढ़ रहा था। ये महाराष्ट्र है, तो ये मराठी में पढ़ाई कर रहा था, ये मराठी जान रहा था। यहाँ बिहार है, तो अपना हिंदी जान रहा था, यूपी भी हिंदी जान रहा था, है कि नहीं। तो या कहीं संस्कृत चल रहा था। लेकिन अंग्रेज जब आया तो ये आधुनिक शिक्षा में इंग्लिश को शामिल किया और ये पूरे भारत में जो है इंग्लिश लागू किया कि सारा भारत में अंग्रेजी का पढ़ाई होगा। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, कि जो जब एक पीढ़ी तैयार हुआ पढ़ करके, फिर तो एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की भाषा को समझ पाए, है कि नहीं। जब एक दूसरे के भाषा को समझ पाए तो उनको लगा कि जो समस्या भाई तोरा है, तुमको भी ब्रिटिश शासन से जो है दिक्कत है, तुमको तुम्हारा ही शोषण कर रहा है, हमारा भी कर रहा है। तो सारे लोगों का समस्या एक था, एक दूसरे में बात कर पाए आदमी, है कि नहीं। और उनको लगा कि अच्छा समाधान क्या है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ, है कि नहीं, और पूरा भारत को एक बनाओ, है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये आधुनिक शिक्षा, यानी कि आधुनिक शिक्षा में कह सकते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश को जो शामिल किया उसने, है कि नहीं, और पूरे देश में शामिल किया। तो इससे क्या हुआ कि सारे देश के लोग जो है एक भाषा पढ़ करके, समझ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, है कि नहीं। दूसरा क्या कारण कि शिक्षित वर्ग में से कोई आदमी उसमें इंग्लैंड पढ़ने गया, कोई अमेरिका पढ़ने गया भारत का, और वहाँ गया तो अलग अलग जो दार्शनिक जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, कांट, ये सब के बारे में आप पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। वॉल्टेयर, ये सब जो है एक तरह से फिलोसफर थे वहाँ के, और ये सब बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए जो एक तरह से कह सकते हैं कि मानवीय हितों की रक्षा करने वाला था। तो ये सब विचारों से प्रभावित होकर के जो शिक्षित वर्ग था भारत का, जब आया तो उसे भी लगा कि अच्छा तो भारत में भी स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ था फ्रांस में, है कि नहीं। तो वहाँ से उसके माध्यम से लोगों को जो है एक मौलिक अधिकार कह सकते हैं, है कि नहीं, मतलब एक अधिकार प्राप्त हुआ। तो उस प्रकार से यहाँ के लोगों को भी लगा कि हमें भी जो है अंग्रेज़ों से मुक्त कर दो और हमें एक फंडामेंटल राइट वगैरह चीज़ें जो है मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई। चेतना का मतलब समझते हैं, इसे हम अगर इसको डिफाइन करें, समझाएं आपको, चेतना मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और आप गलत सहते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका चेतना मरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है कि नहीं, कोई महिला है, वोमेन है, और उसका पति जो है रोज़ शाम में आता है शराब पी करके उसको 4 लाठी मारता है। वो महिला जो है अपने आप को ही मान के चलती है कि हमको पिटाना ज़रूरी है, क्या रोज़ मारते हैं तो आज भी मारे हैं, क्या गलती की है भाई, बस पिटा लेते हैं। और इसी प्रकार से वो रोज़ पिटाती रहती है। लेकिन जिस दिन उसके अंदर चेतना जाग जाएगा कि नहीं, मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि हमें भी गर्व के साथ रहने का अधिकार है इस घर में, इस देश में, तुम मारोगे क्यों, है कि नहीं, मारोगे तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तुमको जेल भिजवाएंगे, है कि नहीं। तो ये चेतना हुआ। चेतना का मतलब इसी प्रकार से हर दृष्टिकोण से आपके अंदर भी किसी चीज़ को लेकर के चेतना क्रिएट हो सकता है कि शायद आप समय की बर्बादी ही ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लगे कि नहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमको समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए, हमको एक एक पल का जो है इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कि चेतना का विकास हुआ आपके अंदर और आप बहुत एक्टिव हो गए। उसी प्रकार से अगर लोगों को लगता है, उसमें लोगों को लगा कि हम गुलाम हैं, है कि नहीं, हम ब्रिटिश के अधीन हैं, हमें इससे मुक्त होना चाहिए और इसके लिए हमें जो करना पड़े करेंगे, तो एक तरह से हम कहेंगे चेतना का विकास हुआ, चेतना पैदा हुआ उसके अंदर, है कि नहीं। तो ये हुआ आधुनिक शिक्षा का उपयोग। अगला है कि प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। देखिए इसका रोल भी बहुत ज़बरदस्त है।
भारत में राष्ट्रवाद को क्रिएट करने में या उसको जगाने में, है कि नहीं, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या हुआ कि अंग्रेज अपने औपनिवेशिक हितों के लिए, है कि नहीं, गांव को बाज़ार से जोड़ा। गांव को बाज़ार से जोड़ने का मतलब ये भी हुआ कि उसने गांव में, जैसे गांव के लोग जो खेतों में काम करते थे तो अपने हिसाब से फसल उगाते थे, गेहूँ, चावल, दाल, दलहन, तिलहन, जो भी है। लेकिन अंग्रेज जब गए तो ये लोभ दे करके ज़बरदस्ती वो अपने हिसाब से फसल उगाना शुरू की। जैसे उसको मार्केट में ज़रूरत है कि नील की खेती करो तो नील की खेती करवाते थे, है कि नहीं। यानी कि वो अपना जो है अपने उसके उसके उद्योग के लिए जो ज़रूरत होता था वो तरह का खेती करवाने के लिए जो है वहाँ के लोगों को मजबूर करते थे। और वहाँ से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण करते थे लोगों का, है कि नहीं। तो इससे लोगों को लगा कि तो हमारा जो है गांव के लोगों में जो है एक तरह से चेतना का विकास हुआ कि ये तो हमारे साथ शोषण कर रहा है, हमको खाने के लिए चावल गेहूँ नहीं हो पा रहा है, वही जो है ज़बरदस्ती हमसे जो है नील का खेती करवा रहा है, कपास का खेती करवा रहा है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा और क्या किया कि उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना किया और स्थापना किया। इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था था वो क्या हो गया, विनाश हो गया। ये औद्योग की स्थापना भारत में नहीं हुआ, ये जो है इंग्लैंड में हुआ, है कि नहीं। और वहाँ से मान लें कि भारत से कपास ले जाता था और वहाँ से कपड़ा बना करके उसको भारत में ला करके बेचता था, है कि नहीं। तो भारत के जो उद्योग थे स्थानीय, जो जैसे करघा, जहाँ चरखा वगैरह चला एक कपड़ा सिया जाता था उसमें, तो वो सब ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने का मतलब कि एक तरह से, क्योंकि जो ये जो कपड़ा लाते थे मशीन में बना हुआ, ये सस्ता भी होता था और बढ़िया भी होता था। तो इसलिए लोग जो है भारतीय बाज़ार में पूरा कपड़ा ये सब जो है ब्रिटेन का बना हुआ छा गया, है कि नहीं। तो स्थानीय जो यहाँ उद्योग थे छोटे छोटे, वो सब क्या हो गए, जाहिर सी बात है जब बिक्री उत्पादन होगा और उसका बिक्री नहीं होगा, जैसे मान लिया जाए कि आप कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं और कोई खरीदार ही नहीं है उसका, तो आप फिर क्यों बनाइएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ का जो स्थानीय जो एक तरह से उद्योग था वो क्या हो गया, एक तरह से समाप्त, बंद हो गया, नष्ट हो गया। और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। लोग बेरोजगार हो गए यहाँ के, है कि नहीं। तो आर्थिक हित से अब लोग बेरोजगार हुए तो कारण ढूंढे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई, तो ये सब ब्रिटेन वाला के चलते हुआ, है कि नहीं। यहाँ से कपास ले जाता है इंडिया से और वहाँ से कपड़ा बना के लाता है और फिर यहीं के मार्केट में बेचता है कि नहीं। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक एकीकरण उसने किया और जिसका निगेटिव इम्पैक्ट भारतीय लोगों पर पड़ा। और उसके अंदर फिर क्या हुआ, चेतना का विकास हुआ कि हमें इससे मुक्त होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है राष्ट्रवाद का उदय होने का एक प्रमुख कारण ये भी है। इसी प्रकार से रेल, तार, डाक व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अब देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट रोल रखा। अब मान लीजिए कि इसे रेल की बात करते हैं। अब मान लो जैसे हम बात करें कि ये भारत है और यहाँ मान लीजिए दिल्ली है, ये पश्चिम बंगाल है कि नहीं। अब यहाँ से कोई आदमी यहाँ जा रहा है कि नहीं। पहले जाता था तो बैलगाड़ी से, अब पैदल या बहुत सा साधन की कमी होती थी। अब यहाँ से रेलवे लाइन बिछ गया, कलकत्ता से दिल्ली, आदमी एक दिन में या 2 दिन में जो है दिल्ली पहुँच जाता था, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि उसका कम्युनिकेशन बढ़ा। अगर कोई आदमी, इसे बिहार है यहाँ पे, अब बिहार से किसी आदमी को दिल्ली जाना है कि नहीं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ गुजरात आना था तो रेल से आ जाते, है कि नहीं, गांधी से मिलने के लिए। तो ये जो रेल है एक दूसरे को क्या किया, जोड़ा, है कि नहीं। उसको अलग अलग राज्यों के जो नेता लोग थे वो बहुत जल्दी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, है कि नहीं, तार के माध्यम से। तार मतलब होता है जैसे टेलीफोन टाइप का चीज़, है कि नहीं। जैसे आज मोबाइल है तो मोबाइल जैसा नहीं था वो, पहले आप लोग नया पीढ़ी शायद इस चीज़ से रूबरू नहीं है ना। तो ये हुआ कि कम्युनिकेशन ही तार के माध्यम से हम बात कर सकते हैं या फिर मैसेज कितना जल्दी जो है उससे फॉरवर्ड हो जाता था मोबाइल से। हालांकि मोबाइल तो अभी भी इससे ज़्यादा है, तेज़ चलता है भाई, अब तो नया युग ही आ गया। डाक व्यवस्था, लेटर के माध्यम से हम अपनी बातें जो है दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो इस प्रकार का चीज़ें जब शुभारंभ हुआ तो इसमें कनेक्टिविटी बढ़ा, है कि नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य के या राज्य के अंदर ही, है कि नहीं, एक कनेक्टिविटी बढ़ा। लोग बहुत आसानी से एक दूसरे जगह आ जा सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं। इससे क्या हुआ कि खासकर नेताओं ने के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा मिला, है कि नहीं।
तो ये चीज़ें जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। इसके अलावा जो है फिर अगला जो है कारण राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। प्रेस मतलब इसे न्यूज़पेपर छपना, प्रेस का मतलब से आप समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर है कि नहीं। साहित्य मतलब कोई, जैसे हम कह सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं कवि, तो उन्होंने कुछ ऐसा कविता लिखा है ना, लोगों को जगाया है ना। ऐसे बहुत सारे कवि हुए जो एक तरह से अंग्रेज़ों के कारनामे पर है ना, वो जो उसकी शोषणकारी नीतियाँ था उस पर लिखे कि लोगों के अंदर एक चेतना का विकास हुआ है कि नहीं। कितना एज्यूम कीजिए कि लोग कितना मतलब उसमें एक तरह से चेतनाहीन थे कि अंग्रेज उसका शोषण कर रहा था और लोगों को ये पता भी नहीं था कि हमको शोषण हो रहा है। इसी प्रकार से आज भी कई ऐसे लोग हैं गांव में कि जिनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जिनके साथ क्रूरता होता है, गलत होता है, फिर भी वो अपना हक की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है, शिक्षा नहीं है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, अपने अधिकारों के प्रति एक्टिव नहीं हैं, तो आपको कहीं भी कोई गला मोड़ सकता है कि नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन से आपको एकदम बिल्कुल एक्टिव हो करके चीज़ों को जानना, समझना, अपने अधिकार के प्रति सक्रिय रहना है ना। तो ये प्रेस एवं साहित्य की भूमिका पर बात करते हैं। इससे क्या हुआ कि देश में आधुनिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रगतिशील विचारों का प्रसार हुआ है कि नहीं। यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से है ना। अब जैसे मान लें फ्रांसीसी क्रांति भले फ्रांस में हुआ, लेकिन उसका न्यूज़ लोगों को मिला यहाँ भारत में, तो उनको लगा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, ऐसा तो यहाँ भी होना चाहिए है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों का विचारों का प्रसार हुआ, पूरा वैश्विक हुआ, इस प्रकार की चीज़ें। अखिल भारतीय चेतना का उदय हुआ एक तरह से है कि नहीं। समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों का आलोचना किया गया है ना। सरकार का जो है आलोचना किया है कि लोगों को जो है शोषण कर रहा है। राष्ट्रवाद का दर्पण इस होकर समाचार पत्र को जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का दर्पण है। दर्पण इसलिए कि क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा जगाने का काम को किया है तो अखबार किया है। आज भी देखो जो आदमी अखबार प्रतिदिन पढ़ता है उसके अंदर नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं। वो देश दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा समझता है कि नहीं। जो नहीं पढ़ता है वो एक तरह समझो कि एकदम नल्ला बेवकूफ़ है वो, है कि नहीं। उसको कोई जब हो जाता है उसका माइंड शार्प नहीं हो सकता है कि नहीं। क्योंकि जो आदमी देश दुनिया की चीज़ों को समराइज नहीं करेगा माइंड में, तो अलग अलग अवधारणा को, अलग अलग विचार को कैसे समाहित करेगा अपने अंदर। इसलिए आपको कोई भी जो हो व्यक्ति, कोई अगर अपने आप को स्मार्ट बनना चाहता है, तेज़ बनना चाहता है कि नहीं, तो उसका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि वो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़ देखे। अगर हालांकि देखने से ज़्यादा जो है मतलब ज्ञान अर्जित करना होता है पढ़ने में, है कि नहीं। कोई आदमी अगर पढ़ रहा है तो उसमें वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेगा है ना। इसके अलावा और हम अगर बात करें कि अगला कारण क्या था, तो अगला कारण था गौरवमयी अतीत का खोज है कि नहीं। ये जो है अतीत का खोज, अतीत मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है कि नहीं। भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता है, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल। तो जब ये सब का एक तरह से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के आदमी ये सब खोजे। हालांकि आप लोग ये सब 8 क्लास में पढ़े हैं है ना, कि सबका खोज कैसे हुआ। एक कला हम पढ़ाए भी हैं उसको, आप लोग नहीं पढ़े तो हिस्ट्री जाके पढ़िएगा। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ तो लोगों को लगा अच्छा हमारे यहाँ तो भारत में जो लोग जो थे बहुत पहले ही विकसित थे, यहाँ का तो नगर का व्यवस्था था है कि नहीं। वैदिक काल की बात हुआ, महाजनपद काल में एक से एक सब जो है राजा हुए, बहुत पराक्रमी। तो लोगों को, भारत के लोगों को लगा अच्छा हम लोग दबे कुछ लोग नहीं हैं भाई, अब दब गए हैं है कि नहीं। हमारा इतिहास बहुत जो है भयानक है, भयंकर है, बहुत गौरवमयी है कि नहीं। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर एक चेतना का विकास हुआ कि हमको तो बेकार, हम तो डरना नहीं चाहिए है कि नहीं। भारत कोई छोटा मोटा देश थोड़े था है कि नहीं। एक अपने अंदर क्या हुआ, गौरव आया है ना, एक हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान क्रिएट हुआ लोगों के अंदर। इसके अलावा और क्या कारण है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी जो है काफ़ी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये क्या किया कि भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। जैसे राजा राम मोहन राय जो है बहुत बड़े भारत के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए हो, तो उसने जो भी काम किया वो भारत का वेद को रेफरेंस में रख के, देखिए वेद ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं। जैसे समाज में जो भी पाखंड था,
जैसे मान लीजिए सती प्रथा था कि कोई पुरुष मर गया तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था, है कि नहीं। तो राजा राम मोहन राय की भाभी को भी जो है जला दिया गया था उसी प्रकार से, उसके भैया जब मर गए थे तो, है कि नहीं। तो उनको बहुत इस चीज़ का व्यथा हुआ, दुख हुआ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। और वो देखिए एक मूवमेंट चला करके उस प्रथा को ही समाप्त करवा दिए थे। तो एक उदाहरण हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे कई लोग हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे कई ऐसे लोग हुए जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए और समाज में जो कुरीतियाँ थी, है कि नहीं, उसको बोले कि इसको हटाइए, इसको नहीं चलाइए, और लोगों को थोड़ा आधुनिकता लाए उसमें कि दुनिया में अगर आप चल रहे हैं, अगर आप आधुनिकता के साथ नहीं जुड़िएगा तो पीछे रह जाइएगा, है कि नहीं। आधुनिक विचारों जैसे प्रजातंत्र, है कि नहीं, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समानता, तर्कवाद, उदारवाद आदि पर बल दिया, है कि नहीं। और इसे समाज में छुआछूतता, ऊंच नीच का भेदभाव था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने पर जोर दिया गया, है कि नहीं, और आधुनिक विचारों को समाहित किया गया। तो ये धार्मिक जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, है ना। इसके बाद अगला जो है फैक्ट पॉइंट, वो इलवार्ड बिल विवाद है। देखिए ये क्या था, इसको समझिए। इलवार्ड बिल विवाद जो था, ये जो है एक तरह से भेदभाव वाला था, है कि नस्लीय भेदभाव। जैसे मान लिया जाए कि जो जुडिशरी होता था, न्यायपालिका होता था, तो वहाँ पे जज होता था। न्यायपालिका में इस प्रकार से जैसे जज होता था, तो एक इंग्लिश जज है यानी कि अंग्रेज जज है, और एक जो है इंडियन जज है, इंडिया का है कि नहीं। तो रूल ऐसा था कि अगर मान लिया जाए कि एक आदमी है यहाँ पे लड़ाई किया है, इसमें एक अंग्रेज है और एक क्या है, इंडियन है, ये दोनों मारा पीटी कर लिया सपोज है कि नहीं। तो कहाँ पे जाएगा, ये दोनों जो लड़ाई किया है अगर मारा पीटी दोनों कर लिया, तो ये इंडिया वाला जो जज है ना, कि भारत का जो जज है, एक ही न्यायालय में बैठा हुआ दोनों, ये भी जज है ये भी जज है, ये भी क्या है, जज है ये भी जज है कि नहीं। लेकिन ये दोनों के मारपीट का जो झगड़ा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, अंग्रेज के पास जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई इंडियन है और इंडियन है, दोनों इंडियन है, मान लीजिए इंडियन है, और एक खानी दोनों अपने में मारा पीटी कर लिया है या किसी चीज़ को लेकर विवाद है, तो इसका मामला इसके पास जा सकता था, है कि नहीं। इसका मामला इसके पास भी जा सकता था, और लेकिन इसका मामला यानी अंग्रेज वाला मामला इसके पास, इंडिया वाला के पास नहीं जाएगा। ये जो है ये नहीं जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, ये वाला नहीं जाएगा। अगर कोई इंग्लैंड का आदमी है, यानी कि अब बहुत सारे इंग्लैंड का आदमी आते थे, नौकरी करते थे, यहाँ रहते थे, अब कोई इंग्लैंड का ही है, तो ये दोनों भी अगर झगड़ा कर लिया है, तो इसका मामला भी इंग्लैंड वाला जो जज रहेगा उसी के पास जाएगा, इसका मामला इंडिया वाला जज के पास नहीं जाएगा। तो ये नीति था, यानी कहने का मतलब ये था, सिंपल बात ये समझ लीजिए कि जो भारतीय मूल के रहने वाले जो न्यायाधीश होते थे, वो अंग्रेज़ों के मामले में न्याय नहीं देते थे। लेकिन जो इलवार्ड बिल लाया गया, है कि नहीं, लॉर्ड कर्जन द्वारा, सॉरी गलत बोल रहे हैं, लाया गया था, लेकिन नाम उसका भूल रहे हैं, रिपन द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन, हाँ याद आ गया, वो लाया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। तो रिपन द्वारा जब ये लाया गया तो अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी विवाद किया, है कि नहीं ऐसा बिल नहीं आना चाहिए। ये विवाद मैंने बिल इसलिए लाया था कि दोनों जज बराबर हो जाएगा, इंडिया के रहे चाहे ब्रिटेन का रहे, और कोई भी न्यायपालिका का काम सब बराबर रूप से करेगा, है कि नहीं। यानी कि भारत का भी जो न्यायाधीश होगा वो अंग्रेज़ों के मामले में न्याय दे सकता है कि नहीं। ये बिल लाया गया था, उसमें कहा गया, लेकिन अंग्रेज़ जो लोग थे, उसके कर्मचारी थे और भी रहने वाले जो लोग थे यहाँ अंग्रेज़ में, ब्रिटेन में भी जो लोग थे, वो काफ़ी इसका विरोध किए, और अंततः जो है बिल को वापस लेना पड़ा, वो बिल जो है पास नहीं हो पाया। इससे क्या हुआ कि भारत के लोगों में काफ़ी एक चेतना का विकास हुआ फिर, कि अच्छा ये बताओ तो ये निर्णय दे सकता है मेरे मामले में, है कि नहीं, ये हमको सज़ा दे सकता है गलती करने पर, लेकिन भारत का जो न्यायाधीश है वो अंग्रेज़ों को सज़ा नहीं दे सकता। इसको भेदभाव है, ये तो रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव इसको कर सकते हैं,
है कि नहीं। नस्लीय भेदभाव है, जातीय श्रेष्ठता का अहंकार है, इसको कह सकते हैं। ऐसे क्या है, राष्ट्रीय चेतना को बल मिला, और राष्ट्रीय चेतना को बल मिला इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना, है कि नहीं। इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा क्या गया, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया 1905 ईस्वी में। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, क्योंकि जो भारत के राष्ट्र कह सकते हैं स्वतंत्रता के लिए जो एक तरह से आवाज़ उठ रहा था, वो बंगाल से ही उठ रहा था ज़्यादा, है कि नहीं, बंगाल से उठ रहा था। तो लगा कि ऐसा करो, बंगाल को जो है बांट दो, और वहाँ बांट दिया, एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया, है कि नहीं। एक तरफ से जो ज़्यादा मुस्लिम एरिया था उसको पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश इस प्रकार से जो है बांट दिया। तो ये भी जो है इसका कारण था कि लोगों में एक गुस्सा क्रिएट हुआ कि भाई तुम बंगाल को क्यों बांटे हो, है कि नहीं। तो ये भी एक कारण था। फिर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना, जो भी कांग्रेस पार्टी है इसका स्थापना 1885 में हुआ था, है कि नहीं। तो इसका स्थापना से भी जो है लोगों को क्या किया, जोड़ने का काम किया, लोगों के हितों का बात किया सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। खास करके जब गांधी जी इससे जुड़े तो ये काफ़ी कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो गया, लोग गांव-गांव से लोग इससे जुड़े, और ये अपने एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है कि नहीं। तो इसका स्थापना भी जो है लोगों के अंदर क्या किया है, चेतना का विकास किया, और लोगों को ललकारा कि भाई गुलामी की जंजीर को तोड़ो और अब स्वतंत्र हो जाओ, है कि नहीं। फिर है 10वां अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय घटना से क्या हुआ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो अमेरिका में जब अमेरिका में भी कौन शासन कर रहा था, ब्रिटेन शासन कर रहा था, तो उसको जो है वहाँ से मार के भगाया गया। तो भारत वाला बोला अच्छा इसको यहाँ से भगाओ, है कि नहीं। अमेरिका से जब अंग्रेज़ों को भगाया गया है कि नहीं, कब भगाया गया था, करीब 1774 ईस्वी में, है कि नहीं। तो भारत के लोगों को भी लगा कि इसको भी यहाँ से भगाना चाहिए, लेकिन भारत को काफ़ी टाइम लग गया इसको भगाने में। फिर फ्रांसीसी क्रांति हुआ। फ्रांसीसी क्रांति भी क्या किया, इन लोगों को अवेयर किया, यहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ के जो नेता थे वो भी मांग के कि भाई भारत में भी इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, है कि नहीं। हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत उसकी जो अंग्रेज़ों की जो जड़ें थी भारत में काफ़ी एक तरह से जमा चुका था पूरा दल बल के साथ, है कि नहीं। तो उसको भगाना जो है काफ़ी कठिन हुआ, भारत के कई लोगों को बलिदान देना पड़ा इसके लिए। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस बलिदान को हम हमेशा जीवंत रखें, और हमेशा तटस्थ और एक्टिव रह करके भारत के लिए कुछ करने का प्रयास करें, यानी कि सिर्फ खा पी करके पचाएं बस यही काम रह गया है। इसके लिए आपको जीवन नहीं मिला है, इसके लिए स्वतंत्रता नहीं मिला है कि नहीं, कि खा पी करके जो है आराम करना है ना। भारत को आगे हम कैसे उन्नति के मार्ग पे ले जाएंगे, ये भी सोचना है आपको। अगला है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण इसे अब देखिए भारत कैसे होता है कि भारत जो है छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, कई रियासतें था, है कि नहीं। तो इसी तर्ज पर से वहाँ यंग इटली का वहाँ का जो नेता था, तो यंग इटली का निर्माण किया, और उसी तर्ज पे भारत में जो है यंग इंडिया की स्थापना की गई, और नेताओं ने एक दूरदर्शी जो है स्कोप लिया, एक सोच क्रिएट किया भारत के कि भाई भारत को भी जो है जोड़ना है, इस प्रकार से पूरा भारत को एक बनाना है कि नहीं। कोई अंग्रेज़ों को तो भगाना ही है, अंग्रेज़ को ऐसा नहीं भगा करके फिर हम लोग सब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं पड़ जाना है कि नहीं। भारत को पूरा एक करना है कि नहीं, जो भी है ना। तो ये एकीकरण का प्रभाव हुआ है ये सब। इथोपिया की इटली पर विजय, जापान का रूस पर विजय, देखिए ये सब क्या हुआ कि इसे यूरोप जितना भी एक तरह से जो पूरे विश्व में उपनिवेश थे वो सब यूरोप के थे, है कि नहीं। इसे फ्रांस का, ब्रिटेन का, इटली का, है कि नहीं, उधर रसिया का। तो लोगों को लगता था कि मतलब भाई इन लोग जो है विजेता है, सब गोरे गोरे लोग हैं, और अपना उन लोग बोलते थे कि भाई हम लोग बहुत ताकतवर हैं। तो लोगों की नहीं होता है कि कोई आदमी अगर बोल दे कि फलाना आदमी जो है बहुत ताकतवर है, तो उससे कोई झगड़ना नहीं चाहता कि भाई बहुत ताकतवर से कार्य लोग हैं। लेकिन उसको कोई पटक के मारे कहीं पे रोड के किनारे, तो फिर अगला आदमी के अंदर भी हिम्मत है, अच्छा इसको तो पटक के मारा जा सकता है, भाई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उसको फलना देखे हैं परसों ने मारा है कि नहीं, एकदम मार के मुँह कान फुला दिया था। तो उसको उससे फिर कोई भी लड़ सकता है, उसको कोई भी मार सकता है कि ज़्यादा ताकतवर नहीं है, गलती करता हम मारेंगे आपकी। तो वही बात है, जो यूरोप का देश था वो कई देशों पर शासन कर रहा था। तो उसी में जो है
इथोपिया था, तो इथोपिया की इटली पर विजय, है कि नहीं। जापान का रूस पर भी, जापान एशिया का था, है कि नहीं। और रूस का उसमें जो अभी भी रूस का जो मॉस्को वाला एरिया है वो यूरोप से ही लगता है, समझोगे, है कि नहीं। तो ये सब जो है लोगों के अंदर ये मिथक तोड़ दिया कि शक्तिशाली नहीं है, ये सब लड़ोगे तभी पीटा जाएगा, ये भी मारा जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है संघर्ष को और बढ़ावा मिला इससे, और अंततः जो है देश आज़ाद हुआ और देश का एकीकरण भी हुआ। इसके अलावा और भी कारण है, अन्य कारण में हो गया कि जैसे सिविल सेवा जो सर्विसेज था, जैसे आज यूपीएससी है उसी प्रकार से सिविल सेवा का वहाँ शुरू किया गया था, तो उसका आयु सीमा जो है कम कर दिया गया, है कि नहीं। तो लोगों में आक्रोश आया, है ना। 21 साल कर दिया गया था, 23 साल से आ गया, 23 से फिर 22 किया गया, फिर 22 से 21 कर दिया गया। एक तरफ उधर दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जैसे मान लिया जाए कि लोगों में पूरा बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, और वहाँ का राजा जो है पूरा भव्य पंडाल लगा करके मस्तीगिरी करे और वहाँ पैसा खर्च करे खूब, है कि नहीं। तो लोगों में क्या होगा, आक्रोश होगा कि हम भूखे मर रहे हैं और तुम वहाँ जो है लाट साहबगिरी कर रहे हो, है कि नहीं। तो इससे भी लोगों में जो है यहाँ के नेता थे इसका आलोचना की कि हमारी जनता जो है भूखे, आज के उसमें जो है जब अकाल पड़ता था तो लाखों लोग बिना खाए मर जाते थे, खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था, है कि नहीं। आज तो लोगों को अकाल ऐसी स्थिति देखने को मिलता ही नहीं है, भगवान न करे कभी मिले देखने के लिए, लेकिन ऐसा होता था, है कि नहीं। देखिए 1878 में जो है शस्त्र अधिनियम लाया गया, है कि नहीं। शस्त्र अधिनियम का मतलब था कि किसी भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज़ें भी जो है भारत के लोगों को काफ़ी कचोटा, है कि नहीं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, इसके तहत क्या किया गया कि जो समाचार पत्र था उस पर अंकुश लगा दिया गया कि कोई भी समाचार पत्र बिना सेंसिंग किए हुए, बिना देखे हुए, मैंने उसका एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, अगर लिखोगे तुम्हारा जो भी प्रेस है, यानी कि जो जैसे जहाँ पेपर छपता है तो उसका प्रिंटिंग मशीन होता है वो सब जब्त कर लेता था, है कि नहीं। तो ये जो है जो प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, है ना, लॉर्ड लिट्टन। तो इसका माध्यम, इसका कारण यही था कि इसको लोगों को रोका जाए, सरकार के खिलाफ कुछ न लिखे, कुछ न बोले, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक आक्रोश क्रिएट हुआ, है कि नहीं, कि तुम जो है हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और उस गलत को जब हम लिख रहे हैं तो उसको भी मना कर रहे हो लिखने से। तो ये सब तमाम तरह के कारण हैं जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मतलब प्रमुख कारण है, इससे आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा समझे होंगे इसको, है कि नहीं। अंत में आप इस चीज़ को वर्णन कर सकते हैं कि भारत जो है भारत में राष्ट्रवाद जो है पहले से ही था, क्योंकि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट प्राचीन भारत में देखने को मिलता है कि नहीं। उसमें वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, रूस, नेपाल, थाईलैंड सब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, है कि नहीं, जो कि आज अलग अलग खंडों में है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था वो अति प्राचीन है, लेकिन बीच में वो चीज़ डिस्टर्ब हो गया था, और हमारे आधुनिक जो देश के निर्माता हुए जैसे सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सब जो है देश को फिर से एकीकृत किए, है कि नहीं। इसमें खास रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।